नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हिंदी की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी 100 मार्क्स में चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। किसके? तो पद खंड के, जो कि आपको मालूम होना चाहिए किसका नाम है भाई। तो कड़बक। कड़बक जो पार्ट है दोस्तों, वो आपका काव्य खंड का पहला पार्ट है, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा गया पार्ट है। दोस्तों, आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि कल की क्लास में मैंने आपको मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा हुआ कड़बक के बारे में फुल हिंदी अर्थों में आपसे बातचीत करी थी, उस पर डिस्कशन किया था। और आज की क्लासेस में दोस्तों हम लोग कड़बक के जितने भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, उस पर चर्चा करने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने प्यारा सा क्लास के। दोस्तों, आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि कल की क्लास में हमने कड़बक के पाठ के जितनी चीज़ें थी फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में करा था। और आगे की चीज़ें आज क्या करने वाले हम लोग, क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिलेगी देखने को। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल की क्लासेस में करा रखी है। सो दोस्तों, आज का आपका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा। कहने का ये अर्थ है दोस्तों कि कहते हैं कि कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। दोस्तों, आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझिएगा। आपने कड़बक की पाठ तो पढ़ी है, उसमें मलिक मोहम्मद जैसी जी क्या कहते हैं कि मेरी आंख ना दर्पण की जैसी है। तो आखिरकार कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, चलिए दोस्तों समझते हैं। कहेंगे क्या कि महाकवि जैसी जी, अब जैसी मतलब मलिक मोहम्मद जैसी, तो महाकवि मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसीलिए की है ना, इसीलिए की है कि दर्पण जिस प्रकार से स्वच्छ और निर्मल होता है, क्या कहेंगे दोस्तों कि जिस प्रकार से दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख है। मतलब कवि है मलिक मोहम्मद जैसी जी ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दर्पण निर्मल और स्वच्छ होता है, ठीक उसी प्रकार से कवि की आंख भी निर्मल और स्वच्छ है। कहते हैं व्यक्ति अपनी छवि को जिस प्रकार से साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देखता है, छवि मतलब आपकी जो प्रतिबिंब होती है, जब आप दर्पण के सामने खड़ा होते हो और जिस तरह से आपकी छवि दिखाई पड़ती है, वही बातें कर रहे हैं। कहते हैं व्यक्ति अपनी छवि को जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देखता है, उसी तरह, ठीक उसी तरह कवि की आंख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का क्या है, प्रतीक है। मतलब आप कवि की आंखों में भी देखोगे तो उनकी आंखों में स्वच्छता, पारदर्शिता और स्पष्टता दिखाई देगी, क्योंकि कवि जो है कहना चाहते हैं मेरी जो आंख है बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। और जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी छवि को एक दर्पण के सामने जाकर देखता है, बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से कवि की जो आंख है वह भी स्वच्छता से भरी हुई है, पारदर्शिता से भरी हुई है, स्पष्टता से भरी हुई है। कहने का अर्थ ये हो गया दोस्तों कि उनकी एक आंख से अंधे होकर भी, कवि कहते हैं कि मैं एक आंख से अंधा होकर भी अपने काव्य प्रतिभा से इस युग में युक्त हूँ, और अतः वह पूजनीय है, वह वंदनीय है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कहते हैं क्या कि वह एक आंख से अंधे होकर भी काव्य प्रतिभा से क्या है, युक्त है। मतलब उनमें काव्य प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है, और इसीलिए वह पूजनीय भी है, वंदनीय भी है। क्योंकि जितने कवियों में से बात की जाए वह एक महान कवि थे, है ना जी। हाँ, तो वह एक आंख से अंधे होकर भी काव्य प्रतिभा से युक्त हैं, भरे पूरे हैं, परिपूर्ण है काव्य प्रतिभा से, और अतः वह पूजनीय भी है, वह वंदनीय भी है। कहने का अर्थ यह है कि कवि अपने निर्मल वाणी द्वारा सारे जनमानस को प्रभावित करते हैं। जनमानस मतलब दोस्तों हम लोग, है ना, आप लोग। तो कहते हैं कि कवि की ऐसी मधुर वाणी है ना, ऐसी निर्मल वाणी है, जिसके कारण से जो हम जनमानस लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। कहते हैं जिसके कारण सभी लोग कवि की प्रशंसा
और नमन करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है दोस्तों, जो अच्छे विचार रखेंगे, जो निर्मल विचारधारा के होंगे, जो मीठी वाणी बोलेंगे, निर्मल वाणी बोलेंगे, लोग तो उसकी प्रशंसा करेंगे ही करेंगे, उसको नमन करेंगे ही करेंगे। कहते हैं जिसके कारण से सभी लोग कवि की प्रशंसा और नमन करते हैं। और जैसी छवि वैसा प्रतिबिंब दर्पण में उभरता है। इसका कहने का ये अर्थ हो गया दोस्तों, आप जिस तरह का इंसान अपनी जिंदगी में देखना चाहेंगे उस तरह का आप इंसान देख पाएंगे। बस आपकी नजरिया उस तरह की होनी चाहिए। आपकी जो नजरें हैं ना, एक दर्पण की भली भांति हैं। अगर आप अच्छा देखना चाहोगे आपके अच्छे प्रतिबिंब दिखाई देंगे, आप बुरा देखना चाहोगे बुरे प्रतिबिंब दिखाई देंगे। कहते हैं जैसी छवि वैसा प्रतिबिंब दर्पण में उभरता है। और ठीक उसी प्रकार कवि की निर्मलता और लोक कल्याणकारी भावना उनकी कविताओं में दृष्टिगत होती है। मतलब इससे स्पष्टता यही मंजूर होता है, हम लोगों को यही पता लगता है कि उनकी जो कविताएं हैं उसमें निर्मलताएं और लोक कल्याणकारी भावनाएं उनकी कविताओं में दृष्टिगत रहती है, मौजूद रहती हैं। जिससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार मलिक मोहम्मद जैसी जी कितना कवियों में एक महान कवि थे, उनकी कितना निर्मल भाव था, उनका कितना एक कल्याणकारी भावनाएं थे उस पूरे लोक के लिए, सृष्टि के लिए, है ना जी, हम लोगों के लिए। और इसीलिए वह कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच एक पूजनीय कवि है, वंदनीय कवि हैं। और इसलिए क्योंकि उनमें वो एक ऐसे कवि थे जिनमें काव्य प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई थी। एक आंख से अंधे होने के बावजूद भी वो अपने अंधेपन का अफसोस ना मनाकर अपने आप में मगन होते हैं और कहते हैं कि हमें वह प्रतिभा होनी चाहिए, हम लोग प्रतिभाशील होनी चाहिए, है ना कि सुंदरता होनी चाहिए। सुंदरता तो आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिभाशील है, जिसमें प्रतिभाएं कूट कूट के भरी हुई हैं, लोग आज भी उनको याद करेंगे और आने वाले सालों साल तक याद करेंगे। जैसे कि आज हम लोग लता मंगेशकर को याद करते हैं जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? कहते पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? दोस्तों क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा। कहते हैं कि आपके जो मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा गया जो पाठ है उसमें दो तरह के कड़बक दिए गए हैं दोस्तों। पहला कड़बक में है ना कलंक, कांच और कंचन, है ना, शब्दों का क्या अर्थ निकल के आता है यही आपको बतलाने हैं दोस्तों। ठीक है, चलो जी, बढ़िया, ओके जी, बढ़िया जी। हाँ ओके, नेचुरल लव, ज्योति कुमारी, मुना फ्रेजा, सॉरी मिस प्रोनाउंस कर रहा हूं नाम, तो माफ कीजिएगा, मोहिब खान, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। अच्छा, आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोग क्या न्यू 12th के बच्चे हो? क्योंकि मुझे थोड़ा भी अंदाजा नहीं है कि आप लोग नए बच्चे हो या ओल्ड हो। आई थिंक कि ज्योति कुमारी जो हैं वो शायद की ओल्ड हैं, मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है। तो प्लीज़ यार बताओ आप लोग, अगर आप लोग नए बच्चे हो तो आप अपने सभी और भी दोस्तों को भी इनवाइट करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए हर रोज ना इंग्लिश और हिंदी की कंटेंट लेके आऊं, है ना। राजेश कुमार, चलो जी, बढ़िया, ओके जी। तो समझिएगा दोस्तों, कहा जा रहा है क्या कि पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य निकल के आता है। मतलब आखिरकार कवि ने कलंक, कांच और कंचन शब्दों का उपयोग क्यों किया? गौर कीजिएगा दोस्तों, कहते हैं क्या अपनी कविताओं में कवि ने कलंक, कांच और कंचन इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल आप अगर कड़बक की कविताएं पढ़ेंगे तो उनमें आपको यही दिखेगा कि कवि जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी उसमें कलंक, कांच और कंचन शब्दों का प्रयोग किया है। और कहते हैं इन शब्दों का क्या अर्थ है? तो कहते हैं इन शब्दों की, है ना, कविता में, है ना, अपनी एक अलग अलग विशेषताएं हैं। अगर आप कविताओं को पढ़ोगे ना तो आपको यही पता चलेगा कि इन सभी शब्दों का एक अलग अलग विशेषताएं हैं
किसके कविता में? मलिक मोहम्मद जैसे के लिखे हुए कड़बक कविता में। ठीक है जी। तो कहते हैं इन शब्दों की कविता में अपनी एक अलग अलग विशेषताएं, मतलब खासियत बात है भाई, खास बात है। कहते कवि ने इन शब्दों को माध्यम से, कहते कवि ने इन शब्दों को माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने का कार्य किया है। मतलब कवि जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी इन शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश करे हैं कि आखिरकार वह कहना क्या चाहते हैं हम लोगों को। गौर कीजिएगा। कहते जिस प्रकार काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया, फिर भी वह अपने प्रभा से, प्रभा मतलब है ना प्रकाश से, जग को आलोकित करने का काम किया है। गौर कीजिएगा दोस्तों, क्या कह रहे हैं, बहुत ही गंभीर पूर्वक से समझिएगा। कहते हैं जिस प्रकार से काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया, फिर भी वो अपनी प्रभा मतलब प्रकाश से उस पूरे अलौकिक मतलब पूरे जग को, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड सृष्टि को उसने क्या करा है? हाँ भाई, प्रकाशमयी बनाने का काम करा है ना। प्रभा से क्या करा है? आलोकित करने का काम किया है। कहते हैं जिस प्रभा के आगे, जिस प्रकाश के आगे चंद्रमा का काला धब्बा ओझल हो जाता है। अब कहने का ये अर्थ है दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रभा के कारण, मतलब उसकी इतनी प्रकाश होती है, उस प्रकाश के कारण चंद्रमा के काले धब्बे भी ओझल हो जाते हैं, मतलब फीके पड़ जाते हैं। अब कहने का ये अर्थ हो रहा है कि भले ही हमारे जो मलिक मोहम्मद जैसी जी एक प्रकार के एक कुरूप व्यक्ति हैं, एक प्रकार के एक आंख से अंधे व्यक्ति हैं, तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा प्रतिभाशील भी हैं। उनमें कविताएं और कहानियों की ऐसे भंडार हैं जो अन्य कवियों में जरा भी ना पाया जाता। वो हमेशा से ये कोशिश रखे हैं कि हम अपनी सुंदरता पे ना ध्यान रखकर हम अपनी प्रतिभाशील चीजों पर ध्यान रखें, मतलब हम अपने आप को क्वालिटी बेस पे ध्यान रखें, ना कि, है ना भाई, आप अपने सूरत पे। ठीक है। हाँ, कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से गुणीजन की कृतियों के सामने, मतलब गुणीजन के मतलब जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, कहते हैं ठीक उसी प्रकार से जो गुणीजन की कृतियां होती हैं उनके एकाध दोष लोगों की नजरों में ओझल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रकार के, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने कभी ना कभी कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा यूट्यूब पे वायरल होते हुए, जो शकल सूरत से बहुत फीके होंगे, देखने लायक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो पूरे भारतवर्ष में अपना नाम बनाए होंगे और लोगों के लबों पे छाए होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बहुत लोगों को ले सकते हैं, किसका नाम लूं? हर कोई ही ऐसा है जो प्रतिभाशील होगा, दुनिया उसको याद रखेगी। शकल सूरत आज है, कल मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों बस यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रभा से चंद्रमा का काला धब्बा भी ओझल हो जाता है, फीका पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से गुणीजन मतलब गुणवान व्यक्तियों की जो कृतियां होती हैं उनके सामने एकादोष मतलब एकागो दोष, एकागो कमी, है ना, नजरों के सामने ओझल हो जाते हैं, आप उसको छुपा लोगे। कहते हैं कंचन शब्द का प्रयोग करने के पीछे कवि की यही धारणा है कि जिस प्रकार से शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत को सोने का हो गया, मतलब जो शंकर जी हैं हमारे, शिव जी जो हमारे हैं, है ना, वो क्या किए थे? तो वह ये जो सुमेरु पर्वत है उसको अपने त्रिशूल से नष्ट कर दिए थे, और जब नष्ट किए तभी वो पर्वत सोने का हो गया था। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से सज्जनों के संगति में दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है। और कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आप एक दुर्जन व्यक्ति है, मतलब एक अच्छे व्यक्ति नहीं है, आपका जो व्यवहार है ना वो ठीक ठाक नहीं है, तो क्या हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे व्यक्तियों की संगति में जाइएगा ना तो आप भी अच्छे बन जाइएगा। बस यही बात है। भले कहते हैं लोग कि भाई जैसा चरित्र वैसा मित्र, है ना, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपका जिस तरह का चरित्र है, आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे अच्छा बन जाओगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे बुरे बन जाओगे। यही कहते हैं क्या कि आप अगर चाहो तो सज्जन व्यक्तियों के संगति में रहकर भी
दुर्जन होते हुए श्रेष्ठ मानव बन जाओगे, है ना। कहते हैं कि संपर्क और संपर्क और सत्संग ही यह गुण निहित और लेकिन पात्रता भी अनिवार्य रहता है। मतलब अगर आप किसी सत्संग में पड़े हुए हो, किसी के संपर्क में पड़े हो, तो वहीं से आपका अंदर ही अंदर गुण निहित हो जाएगा, है ना। और यही पात्रता का भी क्या है, अनिवार्य है। मतलब यही आपको करनी भी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। कहते हैं यहां भी कवि ने गुण और कर्मों की विशेषता का वर्णन किया है। कहाँ किया है भाई? तो जहां से आप अच्छी बातें सीखते हो, जहां से आपका सत्संग, आपकी संपर्क, आपकी भाई जो संगति है ना, हाँ, जहां से आप अच्छी चीजों को सीखते हो, वही बातें कहने का क्या करा है, आपके कवि ने विशेषताओं का वर्णन किया है। कहते हैं क्या कि कांच शब्द की सार्थकता भी कवि ने अपनी कविताओं में स्पष्टता ही समझाने की पूरी चेष्टा की है। मतलब कोशिश करे हैं कि आखिरकार ये कांच शब्द का क्या मतलब निकल के आता है अपने कविताओं में। कहते हैं कि बिना धारिया का मतलब समझते हैं दोस्तों? हाँ, धारिया का मतलब होता है सोने गलाने वाले पात्र। सोने गलाने वाले पात्र का मतलब हो गया कि सोने गलाने वाले में कच्चा जो सोना होता है ना, जिसमें उसे गलाया जाता है, उसे धरिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसे धरिया कहते हैं? कहते हैं जो कच्चा सोना होता है और उसमें जो गलाया जाता है कच्चे सोने को, तब उसे क्या कहते हैं? धरिया कहते हैं। कहते हैं बिना धरिया मतलब बिना सोने गलाए जाने वाले पात्र में, है ना, गलाए गए कांच असली स्वर्ण रूप में नहीं बन पाता है, मतलब नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से संसार में किसी भी मानव को बिना किसी सत्संग या तपस्या या त्याग के श्रेष्ठता प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब आप अगर चाहते हो कि मैं अपने आप में कोई बड़ा आदमी बन जाऊं, है ना, ज्ञानी आदमी बन जाऊं और विद्वान व्यक्ति बन जाऊं, ताकि लोग मुझे रिस्पेक्ट के भावना से देखें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको भी सत्संग लेना पड़ेगा, आपको भी संगति में जाना पड़ेगा, आपको भी तपस्या करना पड़ेगा, तभी आप श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाओगे। कहते हैं जिस तरह से कच्चे सोने को सरिया में जाना पड़ता है तपने के लिए, ठीक उसी प्रकार से आपको भी तपना पड़ेगा। एक कच्चे सोने की तरह आपको तपना पड़ेगा। यहाँ पर कांच का मतलब हो गया कच्चा सोना, तो कच्चे सोने की तरह आपको तपना पड़ेगा, तभी आप एक असली सोना बन पाएंगे। आपको भी सरिया में पिघलना पड़ेगा, आपको भी तपस्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं जाकर आप अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। इसीलिए दोस्तों कड़वक के पहले भाग में, है ना, कलंक और कांच और कंचन का ये अर्थ निकल के हमारे सामने कभी रखते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब बात आ गई भाई आपके तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि पहले कड़वक में, है ना, क्योंकि कड़वक 2 लिखे गए थे मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा, ठीक है, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि पहले कड़वक में बेनजीर जैसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। मतलब जो पहला कड़वक लिखे हैं, है ना, मलिक मोहम्मद जैसी जी, ठीक है, ओके, हाँ, पहले कड़वक जो लिखे हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी, उसमें उनके आत्मविश्वास के साथ अपना उनका परिचय लिखिए अपने शब्दों में, ठीक है। कहते पहले कड़वक में बेनजीर जैसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में लिखे। क्या कहेंगे कि महाकवि मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी क्रूरता, है ना, और एक आंख से अंधे होने पर शोक प्रकट नहीं करते हैं। मतलब बहुत जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा होगा कविता, तो उसमें आपने देखा होगा जरूर कि मलिक मोहम्मद जैसी जी उनके चेचक हो रखे थे, जिसके कारण से वो सूरत में कुरूप हो गए थे, कुरूपता उनके पास थी। तो कहते हैं अपनी कुरूपता और एक आंख से अंधे होने के बावजूद भी वह शोक को प्रकट नहीं करते, मतलब वो अफसोस जाहिर नहीं करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर, है ना, लोकहित का बातें करते हैं। लोकहित की बातें मतलब लोक की भलाई की बातें करते हैं, और कहना ये चाहते हैं कि हमें अपनी कुरूपता और अपनी सुंदरता के बारे में नहीं सोचनी चाहिए कि हम अंधे हैं, हम लूले, हम लांगड़े हैं, हम अच्छे नहीं दिखते, हमारे लुकिंग सही नहीं है। वो सब मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप कितना क्रिएटिव पर्सन हो, आप कितने अपने आप में
है ना, काव्य प्रतिभा से परिपूर्ण हो, इस तरह से वो दिखाना चाहते हैं और कहते हैं कि इंसान में सबसे बड़ी काबिलियत होनी चाहिए, प्रतिभाशील होने चाहिए, ना कि सुंदरता उनमें होनी चाहिए। कहते हैं प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा जीवन में गुण की महानता और विशेषता का वर्णन करते हैं। मतलब जो नेचर है हमारे, जो प्रकृति है हमारे, हर एक प्रतीकों द्वारा जीवन के गुणों को, महानता की विशेषताओं में वर्णन करते हैं। कहते हैं जिस प्रकार से चंद्रमा में काले धब्बे हैं, कहते हैं जिस प्रकार से चंद्रमा में क्या है, काले धब्बे हैं, जिस कारण से वो कलंकित हो गया है, किंतु फिर भी वह अपनी प्रभायुक्त आभा से, मतलब अपने प्रकाश से वह सारे जग को, मतलब पूरी दुनिया को आलोकित करता है। मतलब पूरे अपने दुनिया में प्रकाश को फैलाया हुआ, जबकि उसमें भी कलंक है, काले धब्बे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अपने प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। अतः उसका दोष गुण के आगे ओझल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि चांद में भी दाग है, फिर भी वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को अपने प्रकाश से प्रकाशमय किया हुआ है। और यही कारण है कि उस चांद में दाग होने के बावजूद भी उसका जो एक कलंक है, उसमें दाग होना, वो भी ओझल हो जाता है, वो भी फीका पड़ जाता है। किसके सामने? तो उस चांद के प्रभा के सामने, उस चांद के प्रकाश के सामने। ठीक है जी, ओके। कहते हैं सुमेरु पर्वत की यश, है ना, मतलब यश मतलब जो उनकी दुर्दशा है, जो उनकी मतलब जीवन है, यही कहते हैं कि सुमेरु पर्वत की जो यश की गाथा है वह भी शिव त्रिशूल के स्पर्श के बिना निरर्थक है। मतलब आजकल जो सुमेरु पर्वत के बारे में आप लोग जानते हो, उनके बारे में जो भी चर्चाएं करते हो, वो किस कारण से? तो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ शिव के त्रिशूल के स्पर्श करने के कारण से। अगर शिव के त्रिशूल उसे स्पर्श नहीं करती तो कहीं ना कहीं निरर्थक हो जाता। आज सुमेरु पर्वत सोने जैसा नहीं होता। कहते हैं घरिया में तपाए बिना सोना निखार नहीं आता। और कहते हैं इतना ही नहीं, बल्कि आप जो घरिया मतलब क्या दोस्तों? जिसमें कच्चे सोनों को गलाया जाता है, उसे घरिया कहते हैं। कहते हैं जिस प्रकार से कच्चे सोनों को घराने वाले घरिया में अगर आप उसे गलाते नहीं हो, तपाते नहीं हो, तब तो निखर नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार से कवि के जीवन में भी नेत्रहीनता के कारण दोष भाव उत्पन्न तो करता है, दोष भाव उत्पन्न तो करता है। लगता उन्हें कि हम ऐसे दोष युक्त क्यों है, हमारी एक आंख क्यों नहीं है, हम कुरूप क्यों है। ऐसा करता तो जरूर है, हर किसी को करेगा, किंतु उसकी काव्य प्रतिभा के आगे सब कुछ क्या हो जाता है? गौण पड़ जाता है। मतलब एक फीका सा पड़ जाता है, गूंगा सा हो जाता है भाई, है ना, बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। किनके आगे? तो उनके काव्य प्रतिभा। भले वो कभी जो है एक आंख से अंधे हैं, है ना भाई, उनकी एक कान नहीं है, वह सकल सूरत से चेचक होने के कारण कुरूप हैं, तो क्या हुआ? उनको एहसास होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते, बल्कि अपने आप पे, है ना, ऐसा सोचते हैं कि हमारी जो काव्य प्रतिभाएं हैं वो उन सभी से कई गुना आगे हैं, और लोग मुझे इसी के लिए पसंद भी करते हैं, ना कि मेरी सूरत शकल के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि का नेत्र नक्षत्रों के बीच चमकते शुक्र तारा भी नेत्र जो है, कहते हैं कवि का जो नेत्र है, कहने का मतलब ये है कि कवि का जो नेत्र है नक्षत्रों के बीच चमकते हुए शुक्र तारा की तरह है ना। नक्षत्रों के बीच चमकते हुए क्या है? शुक्र तारा की तरह। अब शुक्र तारा क्या है ना, कि जितने भी इस ब्रह्मांड में, है ना, जितने भी क्या है चमक नक्षत्र हैं, उसमें से एक ऐसा तारा है शुक्र तारा, जो अपना एक अहम स्थान बनाया हुआ है ना, एक अलग सा दिखने वाला तारा है। कहते हैं जिस कारण से जिसके काव्य का श्रवण कर सभी जन मोहित हो जाते हैं। मतलब अब कभी अपने आप पे कहते हैं कि भले ही हमें क्रूरता है, हम एक आंख से अंधे, तो क्या हुआ, हमारे इतनी काव्य प्रतिभाएं हैं कि हम अपने आप में उस नक्षत्रों में एक जो शुक्र तारा जिस तरह से एक अलग पहचान बनाए रखा है, अलग स्थान बनाए रखा है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, और मेरा भी एक अलग पहचान है। लोग मेरे को पूजनीय मानते हैं, लोग मेरे को वंदनीय मानते हैं, और जिसके काव्यों का क्या होता है, श्रवण करके सभी जग लोग जो हैं मोहित से हो जाते हैं, मतलब प्रभावित से हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो जी, अब अगला प्रश्न समझिएगा। कहते हैं क्या कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा की है, और उनकी यह इच्छा
का मर्म बताएं। मर्म मतलब अर्थ बताइए कि आखिरकार ये जो कवि हैं, है ना, क्यों ऐसा कहते हैं कि लोग मुझे इस रूपों में, है ना, याद रखें और यही मेरी इच्छा है। बताइए आखिरकार मलिक मोहम्मद जैसी जी अपने आप को किस रूप में लोगों के जहन में याद रखवाना चाहते हैं और उनकी यह इच्छा का मर्म क्या है, ये बताइए। चलिए जानते हैं। कहेंगे कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी स्मृति के रक्षायार्थ में जो इच्छा प्रकट की है, मतलब कवि जी कहते हैं क्या, मलिक मोहम्मद कवि जी कहते हैं कि जो मेरी स्मृतियां हैं, स्मृतियां जो मेरी यादें हैं, रक्षायार्थ जो एक तरह से याद किए जाने वाली जो मेरी स्मृतियां हैं, यादें हैं, है ना, मेरी एक ही इच्छा है कि लोग मुझे किस तरह से याद करें। तो कहते हैं कि उनका वर्णन अपनी कविताओं में किया है, कवि ने उनका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। और कवि का कहना है कि, कवि का क्या कहना है कि मैं जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की हूँ, है ना, मतलब कवि कहते हैं कि मैं जानबूझकर अपने काव्यों में संगीतमय काव्य की रचना कर रहा हूँ ताकि इस प्रबंध में, है ना, इस प्रबंध के रूप में संसार में, कहते हैं इस प्रबंध के रूप में संसार में मेरी स्मृति बरकरार रहे। मतलब जब भी कोई ये संगीतमय काव्य को पढ़े तो मुझे हमेशा के लिए वो अपनी यादों में जिंदा रहे और मेरी स्मृतियां हमेशा बरकरार रहे, मुझे लोग भूले नहीं, हमेशा से मुझे याद करे, है ना। कहते इस काव्य कृति में वर्णित क्या पगाढ़ प्रेम सर्वथा नयनों की आशुधारा में सिंचित, यानी कि कठिन विषम प्रावधान काव्य, और दूसरे शब्दों में जैसे ने उस कारण का उल्लेख किया है। अब यहाँ समझिएगा, कहते हैं क्या कि वह उस तरह के काव्य कृति वर्णित करते हैं कि एक तरह से प्रगाढ़ प्रेम की सर्वथा नयनों की आशुधारा से सिंचित, मतलब वह इस तरह के प्रेम कविताएं लिखते हैं जैसे मानिए कि उसमें आंसुधारा हो, आंसुओं से वह सिंचित गए हैं कविताएं, है ना जी। उसमें प्रेम की सर्वथा कहानियां बताई गई हैं कि लोग पढ़े तो कहे कि भाई इतनी गजब की चीजें कैसे कोई लिख सकता है। कहते हैं यानी कि कठिन विरह प्रधान काव्य है, मतलब इस तरह के विरह उसमें गाए गए हैं संगीतमय कविताओं में प्रेम के कि लोग पढ़ते ही हैरान रह जाए और ये सोचे कि आखिरकार मलिक मोहम्मद जी इतना कैसे सोच सकते हैं, इतने सुंदर कविताएं कैसे गढ़ सकते हैं। कहते हैं दूसरे शब्दों में मलिक मोहम्मद जैसे ने उस कारण का उल्लेख किया है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने लौकिक तथा आध्यात्मिक विरह और कठोर सूफी साधना के सिद्धांतों से, है ना, क्या करते हैं तो परिपुष्ट करते हैं, मतलब हम लोगों को बतलाते हैं पूरी तरह से कि आखिर में इस तरह के लौकिक कविताएं कथाएं और आध्यात्मिक विरह के कठोर सूफी साधना और सिद्धांतों को परिपुष्टित करते हैं। और कहते हैं कि इस कारण उनकी अलौकना, कहते हैं इस कारण से उनकी जो अलौक्षणा है, उनकी जो हार्दिक इच्छा है ना, मतलब उनकी जो अंदर की इच्छाएं हैं कि संसार में उनकी जो मृत्यु के बाद उनकी जो कृतियां हैं, है ना, संसार में उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो कृतियां हैं कभी नष्ट ना हो, मतलब लोग उनको हमेशा याद रखें, मरने के बाद भी उनको याद रखें, अपनी यादों में जिंदा रखें। कहते हैं अगर वे केवल लौकिक कथाएं मात्र लिखते तो उनकी कृतियां, है ना, क्या होती, चिर अस्थायी नहीं होती। कहते हैं क्या कि अगर मैं सिर्फ लौकिक कविताएं लिखूंगा तो मेरी जो कृतियां हैं, मेरी जो कविताएं हैं, कहानियां हैं ना, वो चिर अस्थायी नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं वो जाके बैठ जाएगी, लोग हमेशा याद नहीं रखेंगे। इसलिए मैं हर तरह के प्रेम के सर्वथा नयनों की आंसुधारा वाले सिंचित कविताएं भी लिखा करता हूँ ताकि लोग हमेशा हमें याद रखें। कहते हैं अपनी कृति चिर अस्थायी करने के लिए उन्होंने पद्मावती की लौकिक कथा को सूफी साधना की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया, मतलब उस पर विराजमान किया। ठीक है, कहते हैं कि अपनी कृति को चिर अस्थायी करने के लिए, मतलब परमानेंट हम लोगों के बीच रखने के लिए, सदाबहार बनाने के लिए पद्मावती की लौकिक कथा लिखे हैं जो कि सूफी साधना पर आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का प्रतिष्ठान किया गया है। और कहते हैं कि लोक सेना की भी यह मनुष्य के सबसे प्रमुख वृत्ति है। कहते हैं लोक सेना कि यह मनुष्य की क्या है,
प्रमुख वृत्ति हैं। और अंग्रेजों की जो कवि है मिल्टन, है ना, अंग्रेजों की जो कवि है मिल्टन, इसे श्रेष्ठ कवियों की अंतिम दुर्बलता कहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान भाषाओं में मैं समझाने की कोशिश किया हूं। ठीक है, चलो जी, बढ़िया, आगे समझिएगा। और ये आज का दूसरा लास्ट प्रश्न है। कहते हैं रक्त से लेई का क्या अर्थ है। अब कवि ने जो कविताएं लिखे हो उसमें रक्त से लेई का भी एक अर्थ दिए हैं, और समझिएगा कि आखिरकार रक्त के लेई से क्या अर्थ निकल के आता है। कहते हैं यहाँ पर लेखक ने लेई के रूपक से यह बतलाने की चेष्टा की है। लेखक मतलब हमारे जो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, मतलब कवि हैं, है ना। तो कहेंगे यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी जी ने लेई के रूपक से यह बताने की चेष्टा की है, मतलब कोशिश किए हैं कि उन्होंने अपने कथा के विभिन्न प्रसंगों को किस प्रकार, है ना, किस प्रकार, मतलब जिस प्रकार से एक सूत्रों में बांधा है, जिस प्रकार से एक सूत्रों में बांधा है, कि कभी कहते हैं कि मैंने अपने रक्त की लेई से, है ना, अर्थात कठिन साधना करके, कठिन परिश्रम करके यह लेई, अर्थात मतलब साधना प्रेम रूपी आंखों से क्या किया है, अल्पावरित की है, मतलब इसे सींचा है, इसमें पिरोया है, शब्दों को गढ़ा है। और कवि का यह व्यंगार्थ, मतलब जो कवि व्यंग करते हैं कि इस कथा की रचना उसने कठोर सूफी साधना से के फलस्वरूप की है। मतलब कहते हैं कि आप जो पद्मावती की आत्मकथाएं देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे क्या है, तो कठोर सूफी साधना के फलस्वरूप हैं। उससे ही हम इस कथा को लिखे हैं, जिससे कड़बक लिए गए हैं। और फिर इसके अंतिम फिर उनको अपने प्रेम रूपी आंसुओं से विशिष्ट आध्यात्मिक विरह द्वारा पुष्टि किए हैं। कहते हैं कि इतना ही नहीं, बल्कि वो अपने प्रेम रूपी आंसुओं से विशिष्ट आध्यात्मिक विरह द्वारा भी पुष्टि किए हैं। मतलब इसे सींचा है, बनाया है, जोड़ा है शब्दों को, है ना जी। हाँ, कहते हैं कि लौकिक कथा को इस प्रकार से अलौकिक साधना और आध्यात्मिक विरह से परिपुष्ट करने का कारण भी यह मलिक मोहम्मद जैसी जी ने अपने काव्य कृति के द्वारा अपने जगत में, है ना, अपने जगत में अमरवत मतलब अमर रहने के लिए प्राप्ति की प्रबल इच्छा बताया है। कहते हैं कि इस तरह के काव्य रचना इसलिए वो किए हैं ताकि उनकी जो काव्य कृति है वह पूरे जगत में, लोक जगत में अमरवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा बताए। मतलब पूरे जगत में वह पूरा प्रसिद्ध हो, है ना, पूरा लोग हमें प्रशंसा करे, इस चीज को जानकर या खुश हो जाए कि आखिरकार इतनी अच्छी काव्य कृति कौन ही लिख सकता है, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। और इतनी सुंदर काव्य कृति पढ़कर लोग मुझे भी याद करे और मेरे हर एक तरह के काव्य कृतियों को भी अपने आप में याद करे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, ये आपका आखिरी प्रश्न है और समझिएगा। और पीडीएफ नोट्स भी आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी यानी कि कवि जो हैं, कहते हैं क्या कि यही कवि जोरी सुनावा, है ना। मलिक मोहम्मद जैसी क्या कहते हैं कि यही कवि जोरी सुनावा, मतलब यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थों में किया है। गौर कीजिएगा दोस्तों, कहेंगे क्या कि यहाँ पर कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थों में किया है, गौर करना। कहेंगे मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने जीवन काल में समय समय पे लेख एवं प्रसंगों को एक व्यवस्थित प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। क्या कहेंगे दोस्तों, तो कहेंगे मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने जीवन काल में समय समय पर लिखे गए प्रसंगों को एक व्यवस्थित प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। और यहाँ जोरी जोड़ना यानी कि व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। जैसे आप किसी शब्दों को जोड़ते हो तो जोड़ी कह सकते हो, है ना। आप किसी शब्दों को व्यवस्थित करते हो तो जोड़ी कह सकते हो। अर्थात कहने का ये अर्थ है कि कवि ने अपने विविध प्रसंगों या घटनाओं को एक साथ प्रबंध रूप में व्यवस्थित कर लोक जगत में अपने काव्य कृति को प्रस्तुत किया है। ठीक है जी। हाँ, आगे कहते हैं कि कवि ने अपने कविता में प्रेम पीर की चर्चा की है। प्रेम पीर के मतलब प्रेम के जो कष्ट होते हैं, जो पीड़ा होते हैं, उसकी चर्चा की है कवि ने। और कहते हैं सूफी साधना का सर्वस्व और प्रेम पीर, और इसी प्रेम पीर की चर्चा सूफी कवियों ने अपने काव्य कृतियां में की है,
जब साधन किसी गुरु की कृपा से उस दिव्य सौंदर्य स्वरूपी पद्मावती की झलक पा लेते हैं, तो उनके पश्चात जब उनकी वृत्ति के संसार की ओर पुनः वृत्ति होती है, तब उनका हृदय प्रेम के पीर आध्यात्मिक और विरह से वेदना से व्यवस्थित हो उठता है। अब इसका मतलब ये है दोस्तों, कहना चाहते हैं कि वो इनका जो प्रेम के पीर की कविताएं लिखते हैं, मलिक मोहम्मद जी कैसे कवि हैं, तो हम कहेंगे प्रेम के पीर कवि हैं। अब कहेंगे कि जो मलिक मोहम्मद जी जैसे जी प्रेम के पीर कवि हैं, वो कैसे कविता लिखते हैं, तो प्रेम पर आधारित कविताएं लिखते हैं और एक प्रकार के सूफी साधनाओं में वह सर्वस्व हैं, प्रेम पीर के कवि कहलाते हैं। और कहते हैं इस प्रेम की पीर की कवि की चर्चा सभी सूफी कवियों ने अपने अपने काव्य में की है। और जब साधक किसी गुरु की कृपा से उस दैव्य सौंदर्यता स्वरूपी परमात्मा की, है ना, उस हृदय तक प्रेम के पीर को या अर्थात की आध्यात्मिक विरह वेदना को व्यवस्थित कर देता है या हो उठता है, तो यह वेदना, यह विरह या प्रेम के पीड़ा, है ना, साधक के कल्ब में और कलइयों में धीरे धीरे क्या होती है, जलती रहती है, मतलब सुलगती रहती है। जो अंदर की प्रेम की पीड़ा होती है, जो हमारे हृदय में धीरे धीरे जलती रहती है, सुलगती रहती है। और जब कल्ब और कुलस नष्ट हो जाते हैं, तब वह सरलता से भावना की लोक में उस सौंदर्य स्वरूपी परमात्मा से सतत दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि जिस तरह से प्रेम की पीड़ाएं हमारे हृदय में सुलगते रहते हैं, जलते हुए रहते हैं, और धीरे धीरे हम लोग उस प्रेम की पीड़ाओं को नष्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरलता भावनाएं लोक में उस सौंदर्य स्वरूपी परमात्मा से सतत दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के आपके आज के सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे थे। ठीक है जी, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की क्लासेस